हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें मामो जिनशी की हेयर पिन निकालती हुई नजर आती है। वो बात याद करती है जब जिनशी ने कहा था कि उस हेयर पिन को पहना करो। फिर मामो कहती है कि वैसे तो मैं पहनना नहीं चाहती, लेकिन वादा तो वादा होता है। फिर वो उसे अपनी जेब में रख देती है। वेड लोमैन से कहता है कि ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा होशियार है, ये मछली के सर और पूंछ को नहीं खाती। जिस पर लोमैन कहता है कि मुझे तो सर बहुत पसंद है, और फिर वो मछली के सर को खाने लगता है। मामो कहती है कि मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया है कि खाने को बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मछली के बचे हुए को खाना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे मुताबिक मेरे गोद लिए पापा बहुत ही ज़्यादा होशियार डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की एक गरीब झोपड़ी में गुजार दी, क्योंकि वो बिल्कुल भी लालची नहीं है। तभी वेद पूछता है कि तुम क्या बना रही हो, जिस पर वो फिक्र कहते हैं कि मैं लेडी ग्यूको के लिए कुछ दवाइयाँ बना रही हूँ। जिस पर लोमैन कहते हैं कि अगर तुम किसी की चीज़ का इस्तेमाल करो तो पहले उससे पूछ लिया करो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ। हम देखते हैं कि लोमैन कागज़ निकाल के कुछ लिखने लगता है। तभी मामा कहती है कि आप सारा दिन लिखेंगे। तब वो कहता है कि हाँ, आज मेरा कोई काम नहीं है। मामा सोचते हैं कि इनको तो जेट पवेलियन के लिए लाया गया था, लेकिन इनको जेट पवेलियन की जगह सीधा दवाई खाने में नियुक्त किया गया। इसके पीछे जिनशी रहे होंगे, क्योंकि दो कॉन्क्यूबाइंस पेट से है, इसलिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया, जिससे कि वो दोनों का ही ध्यान रख सके। वैसे मैं चाहूंगी कि इस बार लेडी लिहुआ का बच्चा खैरियत से बढ़े। वेद कहता है कि क्या आप जानते हैं क्रिस्टल पवेलियन की पुरानी लेडी इन वेटरेंस को निकाल दिया गया है। अब वहाँ पर कुछ बूढ़ी और तजुर्बेकार लेडी इन वेटरेंस को रखा गया है। जिस पर लोमैन कहता है अच्छी बात है, अगर तजुर्बेकार औरतें होगी तो उनके लिए ही आसानी रहेगी। जिस पर मामा सोचते हैं कि ताजुब की बात है, लेकिन हरम के अंदर बूढ़ी औरतों की तादाद इक्का दुक्का ही है। हरम को इसलिए बनाया गया था कि राजा के बच्चों की तादाद बढ़े और उनका पालन पोषण ठीक से हो, लेकिन फिलहाल ये काम ठीक से नहीं हो रहा, जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा ने ये समस्या भाप ली होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। तभी लोमैन कहता है कि काम हो गया। अब फिक्र कहते हैं कि आपने क्या लिखा है, जिस पर वेद उसे पढ़ने जाता है। फिर वेद कहता है कि आपकी लिखावट तो बहुत ही अच्छी है। जिस पर फिक्र कहते हैं कि इसने ये देखा। वेद कहता है आपका लहजा बच्चों जैसा है, आपको शब्दों के चुनाव में और भी थोड़ा भार रखना चाहिए। जिस पर लोमैन कहता है कि मैंने ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जिससे कि आम से आम लोग भी इसे समझ पाए। फिर लोमैन वेद से कहते हैं कि आप इस तरह के कागज को मुहैया करा सकते हैं। जिस पर वेद कहता है कि मैं ये बनवा दूंगा। फिर लोमैन मामो से पूछता है कि यहाँ पर एक स्कूल खुला है क्यों, जिस पर फिक्र कहते हैं कि हाँ, वो चंद महीने पहले ही खुला था। लोमैन कहता है कि ये कागज जाके उस्ताद को दे दो, उससे कहना कि मैं ऐसी कागज और भिजवाऊंगा, आपको उन कागजों पर लड़कियों से ये लिखवाना है जो मैंने लिखा है। फिर मामा सामान बांध लेती है और कहती है कि काम हो गया, लेकिन रुको, मैं जेट पवेलियन को साफ करने के लिए एक अल्कोहल की बोतल ले लेती हूँ। फिर मामा दराजों को देखने लगती है और कहती है कि लेडी ग्यूको को बहुत ज्यादा आलस आ रही है। फिर वो एक दराज को खोल देती है। बिल्ली उस चीज को खाने के लिए लपकने जाती है, लेकिन मामा कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, और फिर सोचती है कि इससे लेडी ग्यूको की आलस दूर हो जाएगी। वो रास्ते में जाते हुए सोचती है कि पहले मुझे स्कूल की तरफ जाना चाहिए, पहले मास्टर जिनशी के पास जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा देर लगा देंगे। फिर वो हेयर पिन निकाल लेती है और कहती है कि मैं इसको पहनूंगी तो पहनूंगी कैसे, एक बार मैंने इसको पहनने की कोशिश की थी। तभी हमें पुरानी झलकियाँ दिखाई जाती है। जेट पवेलियन की लड़कियाँ उससे कहती है कि तुमने ये हेयर पिन क्यों निकाली है, ये तो तुम्हें मास्टर जिनशी ने दी थी ना, ये तुम अचानक से क्यों पहन रही हो। मामा सोचती है कि अब इसको रहने देते हैं और स्कूल चली जाती है। उस्ताद कहता है कि ये तो लोमैन की लिखावट है। जिस पर आपा फिक्री कहते हैं कि आप कह सकते हैं, वैसे वो यहाँ पर आए हुए हैं। जवानी के दिनों में जब हम दीवानी परीक्षा की तैयारियां करते थे तब हम उसकी नकल करते थे। वो चाहता तो एक दीवानी अफसर बन सकता था, लेकिन उसने वैद बनने की ठानी, क्योंकि वो बीमार और बेघर बच्चों की मदद करना चाहता था। फिर उस्ताद कहता है कि यहाँ पर शाओलिन आई थी। जिस पर मामा कहते हैं कि हाँ, उसका कार्यकाल क्योंकि खत्म हो रहा है, इसलिए आज वो थोड़ी व्यस्त है। वैसे वो नए किन्नरों की वजह से भी ज्यादा खुश है। तभी उस्ताद कहता है कि नए किन्नर क्या उनके लिए इतना खुश होना जरूरी है। तभी मामा कहते हैं कि आपको भी उनके बारे में पता है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, कुछ किन्नर मशरिक की जानिब थे, लेकिन बाद में उन्हें मगरिब की जानिब भेज दिया गया, क्योंकि तफ्तीश करने पर पता चला कि मशरिक की जानिब उन किन्नरों की वजह से कोर्ट लेडीज अपना काम नहीं कर रही थी, और तो और दवा खाने के अंदर भी कुछ लोगों की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर भेज दिया गया। जिस पर मामा सोचते हैं कि दवा खानों में ऐसा कौन सा भारी भरकम काम है, वैसे अगर वहाँ पर काम ना भी हो तो भी लेडी शिनलून से अच्छा काम करवा लेगी। उस्ताद पूछता है कि आपको मेरे पास कैसे आना हुआ। तब अपू फिक्री कहते हैं कि आप अपने शागिर्दों से इसकी कॉपीज बनवाए, जिसके लिए आपको कागज भी मुहैया करवा लिया जाएगा। जिस पर उस्ताद कहता है कि अरे वाह, वो फिर से ये कर रहा है। 20 साल पहले जब वो यहाँ पर काम करता था तब भी वो यही करता था, छोटे छोटे पेपर्स की कॉपीज बनवा के उन्हें चिपका देता था। वैसे तो वो उस वक्त बस मुझसे काम लेता था और हम दोनों मिलकर पूरी की पूरी कॉपीज तैयार करते थे, लेकिन उम्र के इस हिस्से में आते आते वो समझ गया कि लोगों से किस तरह से काम करवाते हैं। व्हाइट पाउडर को लेट के साथ ना इस्तेमाल करे और तेज खुशबू से बचे। हरम की किसी भी पौधे को बगैर इजाजत ना छेड़े, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। जिस पर मामा सोचते हैं कि बिल्कुल पहले जैसा है, इसका मतलब फिर वो खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि मुझे एक काम है। वो कहते हैं कि पेपर मैं आपको बाद में भिजवा दूंगी, और फिर किसी जानिब दौड़ने लगती है। मेरे बाबा ने उन पर्चियों को अच्छी नियत से बनवाया था और बांटा था, जिससे कि लोग उसे पढ़े और उन चीज़ों से दूर रहे जो उनके लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोग थे जो उस जानकारी का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की औरतों को इतनी सारी जानकारी कैसे है, लेकिन फिर भी कोर्ट लेडी यहाँ पर बस 2 साल के लिए ही काम कर सकती है, उसके बाद उनको जाना पड़ता है। इसके बाद कॉन्क्यूबाइंस को भी यहाँ से एक वक्त के बाद जाना पड़ता है, जिसके साथ वो अपनी लेडी इन वेटरेंस को भी ले जाती है। इस तरह से देखा जाए तो 20 साल पहले की लड़कियाँ यहाँ पर हो ही नहीं सकती सिवाय के। फिर वो दवाखाने में आ जाती है और शिनलू को कहती है कि आप कैसी है। जिस पर शिनलू कहती है कि आप तो जेट पवेलियन से है ना, क्या आप बीमार हो गई है। जिस पर फिक्री ना कहती है और सोचती है कि अब मैं क्या बहाना बनाऊं।
फिर उसकी झपक जाती है। वो अल्कोहल की बोतल निकाल कर कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई थी। जिस पर शिनलू कहती है कि आप सच में ये मुझे देना चाहते हैं? जिस पर वो कहती है कि हाँ मेरे पास ऐसी बहुत है। शिनलू कहती है कि आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शिनलू कहती है कि क्या मतलब? जिस पर अपोफिक्री कहती है कि आप लोग यहाँ पर 20 साल से भी ज़्यादा वक्त से है, जबकि यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा लड़कियों को रखने की इजाज़त नहीं है। तभी शिनलू कहती है कि हम तो बस आम से औरतें हैं। जिस पर अपोफिक्री सोचती है कि अब बता दो मुझे जो तुम्हारे दिल में है। आखिर तुम लोग 20 साल से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें इजाज़त कैसे मिली? शिनलू कहती है कि मैं 10 साल की थी जब मुझे यहाँ पर लाया गया, और वो सारी भी उसी उम्र की थी जब उन्हें यहाँ पर लाया गया। अपोफिक्री सोचती है कि अब यहाँ पर बच्चों को लाना मना है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त तभी अपोफिक्री को उस भूतनी की बात याद आती है। माजी का राजा बच्चियों की बारी लगाता था, एक दिन मेरी भी बारी लगी। उसके बाद ये होता रहता था। मुझे ये पसंद नहीं था, मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। अपोफिक्री सोचती है कि मासी का राजा जिसको भी हाथ लगाता था उसको फिर बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, फिर चाहे वो एक अदना दर्जे की कोर्ट लेडी ही क्यों ना हो। शिनलू कहती है कि हमारा इंतज़ार कोई नहीं करता, चाहे हम कितनी ही बूढ़ी क्यों ना हो जाए, हमें कोई भी नहीं चाहता, हमें कोई भी नहीं चाहना चाहता। अपोफिक्री सोचती है कि अब आए ना ये मुद्दे पर। हरम, राजा और कॉन्क्यूबाइंस का प्यार, ये वो जगह है जहाँ से आक्रोश बढ़ रहा है। जब शिनलू ने मुझे क्रिस्टल पवेलियन के उस बीमार लड़की के बारे में बताया तब मुझे ऐसा लगा कि इसे उसकी चिंता है, लेकिन वो असल में शीन के बारे में सोच रही थी। वो ये सोच रही थी कि क्या शीन ने वो दवाई बना ली जिससे गर्भपात होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिनलू ने ही शीन को अप्रत्यक्ष रूप से उस दवाई की जानकारी दी? हमें मासी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिस्टल पवेलियन की लेडी इन वेटिंग यहाँ पर दवाई लेने आती है। शिनलू कहते हैं कि तुम्हारी खांसी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। जिस पर लेडी इन वेटिंग कहती है कि आप लेडी लिहुआ के लिए भी कोई दवाई लिख दे, उम्मीद है कि वो भी अभी पेट से है। जिस पर शिनलू कागज़ पे कुछ लिख देती है और कहती है कि ये जाके शीन को दे देना। ये वो चीज़ें हैं जो उनकी सेहत के लिए ही नहीं उनकी जान के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अभी हानिकारक चीज़ों से लोगों को आगाह करने से एक और चीज़ होती है, बुरे लोगों को पता चल जाता है कि जहर कैसे बनता है। शीन ने भी यही किया, वो जान गई कि जहर कैसे बनाना है और इसलिए उसने जाके परफ्यूम्स की बोतल ले ली। लेकिन आखिर कारवान वो सब कुछ बेचने के लिए क्यों लाया था? जाहिर है पिछली बार जब वो आए होंगे तो दवाखाने की कोर्ट लेडीज ने उनको कहा होगा कि उनको ये बोतलें चाहिए। अपोफिक्री सोचती है कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है, मैं इन्हें नहीं पकड़ा सकती। और ये दवाखाना एक लौटी जगह है जहाँ पर बीमार ठीक हो सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि ये एक सहूलत भी यहाँ से दूर चली जाए। इससे पहले कि ये बीमारी दवाखाने से बाहर निकले मुझे इसे दवाखाने में ही खत्म करना होगा। शिनलू कुछ कहने ही वाली होती है तभी अपोफिक्री कहती है कि अब मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। फिर वो ठहर जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी कुतुब है। शिनलू कहते हैं कि हाँ तुम चाहो तो इन्हें पढ़ने के लिए ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यह वापस लानी होगी। अपोफिक्री कहते हैं कि क्या ये आपको इंतजामियात ने दी है? जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो कोर्ट लेडीज की मेहरबानी है, वो कुतुबों को यहाँ पर जमा करवा देती है। इनमें से कुछ उन कोर्ट लेडीज की याद दिलाती है जो वापस यहाँ पर किताब लेने ना आ सकी। तभी अपोफिक्री एक कुतुब उठा लेती है और कहती है कि ये तो कीड़ों से मुतालिक है। अपोफिक्री को उस किताब में उसी तितली का जिक्र मिलता है जो कि उसने पकड़ी होती है। फिर उसे शिशु याद आ जाती है। शिशु ने कहा था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर वो तितलियां भी है जिनको मैंने सिर्फ किताबों में देखा था। तभी अपोफिक्री सोचती है कि इसको यहाँ पर शिशु लेकर आई है, लेकिन वो तो बस एक कोर्ट लेडी है, वो तो यहाँ पर मामूली से काम करती है, उसके पास इतनी महंगी किताब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? रुको जरा, शिशु को पढ़ना लिखना भी आता है? आखिर उसे पढ़ना लिखना कैसे आता है? वो तो गरीब है। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और एक आवाज आती है, शिनलू तुम्हें इस लड़की से बच के रहना चाहिए था। अपोफिक्री आवाज सुन के हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है कि ये तो एक किन्नर है, लेकिन ये आवाज, ये तो एक लड़की की आवाज है। ये और कोई नहीं बल्कि सुइरन है। सुइरन कहती है शिनलू इसने तुमसे सब कुछ उगलवा लिया, इसको सब कुछ पता चल गया। जिस पर शिनलू उसको चौंक के देखती है। सुइरन कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही मान गई थी, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी वजह से मुझे एक जिंदा लाश बनना पड़ा। अपोफिक्री सोचती है कि शायद मुझे इसके मुंह पर अल्कोहल मार देना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी सुइरन दोनों के लिए पिन निकाल देती है और कहती है कि कुछ भी मत करना वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। अपोफिक्री कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो वो तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। जिस पर सुइरन कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ हो। तभी वो उसके हाथों के निशान को देखती है और कहती है कि ये निशान इसे इसलिए हुए हैं क्योंकि इसने उस दवाई को लिया था, ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है। सुइरन कहती है कि तो तुम जानना नहीं चाहोगी कि ये सब कुछ मैंने क्यों और किस लिए किया? जिस पर अपोफिक्री कहती है कि मुझे नहीं जानना। तभी सुइरन शिशु को निकाल लेती है और कहती है कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अपोफिक्री कहती है कि शिशु मैं जानती थी कि ये कुतुब तुम्हारी है। शिशु कहती है कि मुझे माफ कर दो मामा। तभी सुइरन कहती है कि अगर तुम्हें इसकी जान की परवाह है तो मेरी बात सुनो। अपोफिक्री कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें? तभी सुइरन कहते हैं कि तुम मेरे साथ इस हरम से बाहर निकलोगी। अपोफिक्री कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर सुइरन कहती है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे नक्शे कदम पे चल रही हो। तो बताओ तुमने वो दवाई बना ली जिससे इंसान मर के जिंदा हो सकता है? ये बात सुन के अपोफिक्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि सुइरन तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। हमें एक लड़की की आवाज में सुनाया जाता है कि यहाँ पर 2 हैवानात है,
एक हैवान जुनूब में रहता है और दूसरा हैवान मशरिक में। आसान शब्दों में कहे तो ग्रैंड कमांडर लाकन, जिसे जुनूब की लोमड़ी भी कहते हैं, और दूसरा मशरिक का ताकतवर सूबेदार शिहोक्शु। बाइसन कहता है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, जिस पर लाकन कहता है कि हम तो बस यहाँ पर आपसे मिलने आए थे। हमने सोचा कि राजा के छोटे भाई को छोटी सी सभा में विचार विमर्श करने के लिए बुलाया जाए, और मैंने सोचा कि मास्टर शिशु को भी यहाँ पर बुलाने का ये अच्छा मौका है। जिस पर शिशु कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, वैसे मेरे पास बातें बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। तभी बाइसन कहता है कि मास्टर आपके साथ सभा में बैठने के लिए तैयार है। लाकन कहता है कि इन चांदी के प्यालों में आपके लिए शरबत है। वो तीनों वो शरबत पी लेते हैं। तभी बाइसन कहता है कि राजा के छोटे भाई को आपका लाया हुआ ये शरबत पसंद आया। तभी शिहोक्शु कहता है कि मुझे लगता है कि लाकन ने हमें ऐसे ही नहीं बुलाया है, क्यों? लाकन कहता है कि शिहोक्शु ने आपको वहाँ पर बुलाया था और वहाँ पर आपके साथ एक घटना घटी, और जिसके बाद हमें ये दिखा। जिस पर बाइसन कहता है कि ये तो फाइफा का स्केच है। फिर लाकन पूछता है कि मास्टर शिशु, क्या आपको मालूम है कि ये क्या है? जिस पर शिशु कहता है कि मैं तो नहीं जानता। तभी लाकन कहता है कि ये कुछ असामाजिक तत्वों तक पहुंचने वाला एक खूंखार हथियार है। क्यों राजा के छोटे भाई? लेकिन तभी नकाबपोश और बेशन चौंक जाते हैं। लाकन कहता है कि हमने हथियार को खोला और उसका एक स्केच तैयार किया। इसके अंदर उसकी बारीकियां लिखी गई है। इसमें निशाना चुकने के आसार बहुत कम है और बनाने में भी बहुत सरल है। मास्टर शिशु कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। तभी लाकन कहता है कि एकदम सही कहा, हम इसका भारी उत्पाद करें तो हमें अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इसकी मदद से लोग अपनी रक्षा कर पाएंगे और काफिलों को भी बचा पाएंगे गुंडों से। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने जिन्होंने हमला किया उनके पास ये कहाँ से आई? खैर कौन जानता है। तभी मास्टर शिशु कहते हैं कि क्या आपको उनके बारे में कुछ पता चला? तभी लाकन कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो हमने पकड़े बंदे उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वैसे अब उनकी हालत भी बताने लायक नहीं रही। बेसन सोचता है कि जिन्होंने राजा के छोटे भाई पर हमला किया उनकी हालत तो ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन इसे जो भी पता चला है वो इन सब बातों के पीछे छुपा रहा है। फिर लाकन कहता है कि मैं चाहूंगा कि मास्टर शिशु को अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताए। जिस पर शिशु कहता है कि मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तब लाकन फाइफा के स्केच को मोड़ देता है और कहता है कि चलिए आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उस खेल का रिकॉर्ड है जो मैंने अपनी बीवी के साथ खेला था रात को। जिस पर बेसन कहता है कि आपकी बीवी? जिस पर मास्टर शिशु कहते हैं कि हाँ मुझे पता चला कि अब आपने शादी कर ली है। मास्टर शिशु कहते हैं कि मैंने सुना कि आप क्या है एक हफ्ते तक जलसा रहा था, क्यों? तभी लाकन कहता है कि आपने भी सुना, वैसे वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। देखे तो जरा उसने एक एक चाल कितनी सोच समझ के चली है। मैं तो हक्का बक्का ही हो गया था जब उसने ये चालें चली। और फिर वो पेपर नकाबपोश की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि आप भी देखिए देखिए वो कितनी ज्यादा होशियार है। फिर वो पेपर मास्टर शिशु की तरफ कर देता है और कहता है कि आपके पास भी इन चालों का कोई तोड़ नहीं होगा, क्यों? बेसन कहता है कि बगैर पिए इनको चढ़ गई है शायद। आखिरकार ये सभा कब खत्म होगी? तभी शिशु कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे एक जरूरी काम है। लाकन कहता है कि कोई बात नहीं, आप जाइए, अभी मैं आपको बाद में खेल की पूरी तस्वीर दे दूंगा। जिस पर मास्टर शिशु कहते हैं कि आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लाकन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये करने दे। वैसे मैंने आपके लिए अंगूरों का शरबत भी बनाया था, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये लाल शरबत शिया अंगूरों से बनाया गया है, ये आपको कैसा लगा? जिस पर मास्टर शिशु कहते हैं कि लाल शरबत तो कमाल का दिख रहा है। जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। हरे अंगूरों से बना हुआ शरबत इन्हें लाल दिख रहा होता है। लाकन कहता है कि मैं आपसे अपनी बीवी के बारे में बात करना चाहूंगा। लेकिन तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी जाना है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बेसन अभी भी सोच रहा होता है कि मास्टर शिशु ने हरे अंगूरों से बने हुए शरबत को लाल क्यों कहा। फिर लाकन कहता है कि जैसा कि मेरे चचा कहा करते थे। वो नकाबपोश बोलता है और हमें पता चलता है कि वो जिनसी नहीं बल्कि एक औरत होती है। वो कहते हैं कि मेरे बाल बिगड़ गए हैं, मैं उन्हें संवारना चाहती हूँ, मैं नकाब खोल दूँ? जिस पर बेसन कहता है कि मैंने मुआयना कर लिया है, आप खोल सकती है अपना नकाब। तभी वो नकाब खोल देती है और बैठ जाती है। तभी बेसन कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आपको इन सब झंझट में डाला। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों में मजा आता है। तभी बेसन कहता है कि ये तो इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, कौन कह सकता है कि ये भूतपूर्व कॉक्यूबाइन लेडी आडुओ है। और दोस्तों यहाँ पर से तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही है जिनसी की माँ। खैर छोड़ देते हैं। आडुओ कहते हैं कि लोमड़ी को तो मानना पड़ेगा, इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी उसने अपने तासुरात बिल्कुल नहीं बदले। जिस पर बेसन कहता है कि मैंने सुना है कि उनके जैसा इस खित्ते में कोई भी नहीं है। जिस पर लेडी आडुओ कहती है कि मैंने एक लड़की के बारे में सुना है। जिस पर बेसन कहता है कि हाँ वो उन्हीं की बेटी है, लेकिन उन्हें अपना बाप नहीं मानती, आखिर पता नहीं क्यों। जिस पर लेडी आडुओ कहती है कि उसी के लिए किन्नर मास्टर जिनसी व्यस्त है ना, आखिर किसने सोचा था कि वो लापता हो जाएगी। फिर हमें मामा अंधेरे में दिखाई जाती है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं बस इतना कहूंगा कि इस एपिसोड ने हिला के रख दिया है सबको। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।